जय हिंद। इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल्स के बारे में। वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर पॉल्यूटेंट्स किस तरीके से एक्यूमुलेट होते हैं और पॉल्यूटेंट्स किस तरीके से मूव करते हैं, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर ही हम बात करेंगे बायो एक्यूमुलेशन के बारे में और पढ़ेंगे बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल के बारे में। बेहद सिंपल तौर पे अगर बात करें तो ये जो पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलते हैं। नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स का मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो कि डिग्रेड नहीं होते हैं, जो कि खत्म नहीं होते हैं, जो कि एक लंबे टाइम पीरियड तक इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं, एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं। ऐसे पॉल्यूटेंट्स को बुलाया जाता है नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स के थ्रू मूव करते हैं, और जब ये पॉल्यूटेंट्स वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स के थ्रू मूव करते हैं तो इस मूवमेंट की वजह से एक लंबा चौड़ा डैमेज देखने को मिलता है, एक लंबा चौड़ा नुकसान देखने को मिलता है। पॉल्यूटेंट्स का एक एग्जाम्पल है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये बने होते हैं क्लोरीन से, हाइड्रोजन से और कार्बन से। ये जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनका एक बढ़िया एग्जाम्पल है डीडीटी। ये जो डीडीटी है ये बेसिकली एक पेस्टिसाइड होता है जिसे एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर में ये जो डीडीटी है ये एक पेस्टिसाइड होता है, लेकिन एग्रीकल्चर के बाहर ये जो डीडीटी है ये एक बेहद टॉक्सिक केमिकल का काम करता है। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। एक सवाल ये भी आता है कि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं जब ये वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स के थ्रू मूव करते हैं तो किस तरीके का डैमेज देखने को मिलता है, और इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। डीडीटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, ये जो डीडीटी है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक पेस्टिसाइड है। अब मान लेते हैं किसी फार्मर ने अपने फील्ड में इस डीडीटी को यूज किया, और वो जो फील्ड है उस फील्ड से जो पानी है वो बह के किसी भी तरीके से रिवर में आ गया और रिवर में आके मिक्स हो गया। देखो, डीडीटी जब तक एग्रीकल्चरल फील्ड में था तब तक एक पेस्टिसाइड था, लेकिन एग्रीकल्चरल फील्ड के बाहर ये जो डीडीटी है ये बेसिकली एक टॉक्सिक केमिकल है। जब ये डीडीटी इस रिवर वाटर में मिक्स हो जाएगा तो ये काम करेगा एक टॉक्सिक केमिकल का। अब ये जो रिवर वाटर है, मान लेते हैं इसको किसी ऑर्गेनिज्म ने, फॉर एग्जांपल किसी जू प्लैंकटन ने कंज्यूम किया। ये जो जू प्लैंकटन है ये रिवर वाटर को जब कंज्यूम करेगा तो ये जो टॉक्सिक केमिकल है ये पार्ट बन जाएगा इस जू प्लैंकटन का। ये जो जू प्लैंकटन है इसको हो सकता है कोई फिश कंज्यूम कर ले, और जब ये फिश इस जू प्लैंकटन को कंज्यूम करेगी तो ये जो टॉक्सिक केमिकल है ये पार्ट बन जाएगा इस फिश का, और ये जो फिश है हो सकता है इसको कोई ह्यूमन बीइंग कंज्यूम कर ले, और जब कोई ह्यूमन बीइंग इस फिश को कंज्यूम करेगा तो ये जो टॉक्सिक केमिकल है वो पार्ट बन जाएगा ह्यूमन बॉडी का। और इस तरीके से ये जो टॉक्सिक केमिकल है, ये जो पोल्यूटेंट है, ये वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स में मूव करता है, और ये जो मूवमेंट होता है ये अपने आप में डेंजरस होता है। ये जो मूवमेंट होता है इससे लंबा चौड़ा नुकसान देखने को मिलता है। इजी और सिंपल सी बात है। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये हमारी एयर को पॉल्यूट करते हैं, ये हमारे वाटर को पॉल्यूट करते हैं। और सोचो, जब एयर जैसा रिसोर्स पॉल्यूट होगा, जब वाटर जैसा रिसोर्स पॉल्यूट होगा, तो जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनको थ्रेट देखने को मिलेगा, उनको नुकसान देखने को मिलेगा। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स में दो तरीके से मूव करते हैं। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स में दो तरीके से मूव करते हैं। कौन कौन से दो तरीके से मूव करते हैं? एक देखने को मिलता है बायो एक्यूमुलेशन, और दूसरा देखने को मिलता है बायो मैग्निफिकेशन। बेहद सिंपल। ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में दो तरीके से मूव करते हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक देखने को मिलता है बायो एक्यूमुलेशन और दूसरा देखने को मिलता है बायो मैग्निफिकेशन। इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायो एक्यूमुलेशन के बारे में।
और बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, नाम से क्लियर है, जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स का एक्यूमुलेशन देखने को मिले तो उसको क्या बुलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है बायो एक्यूमुलेशन। जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स का एक्यूमुलेशन देखने को मिले तो उसको क्या बुलाया जाता है, उसको बायो एक्यूमुलेशन बुलाया जाता है। और किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स का एक्यूमुलेशन कब देखने को मिलेगा, केमिकल्स का एक्यूमुलेशन तब देखने को मिलेगा जब रेट ऑफ केमिकल इनटेक is more than the rate at which the organism excretes the substance। जब रेट ऑफ केमिकल इनटेक जो है वो ज्यादा होगा देन द रेट एट विच द ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट्स द सब्सटेंस, तो जो केमिकल्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे विद इन एन ऑर्गेनिज्म, और इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को बायो एक्यूमुलेशन बुलाया जाता है। सवाल ये भी आता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो केमिकल्स हैं ये एक्यूमुलेट होते कैसे हैं, ये एक्यूमुलेट होते हैं वाया एयर। हम ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, एयर के साथ में हो सकता है कोई केमिकल अंदर जा रहा हो, ये अंदर जाते हैं वाटर के थ्रू, हम पानी पीते हैं, और हो सकता है कोई केमिकल जो है वो पानी में डिसॉल्व होके हमारी बॉडी के अंदर जा रहा हो। ये जो केमिकल्स हैं ये अंदर जाते हैं डाइटरी इनटेक के थ्रू, जो भी चीजें हम खाते हैं उनके साथ में भी हो सकता है कोई केमिकल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा हो। तो ये जो एक्यूमुलेशन है, ये एक्यूमुलेशन कैसे होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वाया एयर, वाया वाटर, वाया डाइटरी इनटेक। हालांकि ये जो बायो एक्यूमुलेशन है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये जो बायो एक्यूमुलेशन है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है, अब एग्रीकल्चर में आजकल खूब सारे पेस्टिसाइड्स को यूज किया जा रहा है। ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये अल्टीमेटली फूड चेन का हिस्सा बन जाते हैं, और इनको अल्टीमेटली ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं। लार्ज स्केल पे माइनिंग देखने को मिल रही है, लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसकी वजह से एयर पॉल्यूट होती है। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इनकी वजह से जो रेट है वो रेट इंक्रीज हो गया है, और रेट इंक्रीज होने की वजह से ये जो बायो एक्यूमुलेशन है ये एक सीवियर प्रॉब्लम बन गया है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं तो उसको बुलाया जाता है बायो एक्यूमुलेशन। और केमिकल्स एक्यूमुलेट कब होते हैं, केमिकल्स एक्यूमुलेट तब होते हैं जब रेट ऑफ केमिकल इनटेक इज मोर देन द रेट एट विच द ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट्स द सब्सटेंस। अच्छा, एक एग्जांपल और दिया गया है, कोस्टल एरियाज में आजकल रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिल रहा है, और जो हमारा सी ट्रांसपोर्ट है वो भी दिन पे दिन इंक्रीज होता जा रहा है, और इसकी वजह से हमारा जो मराइन इकोसिस्टम है वो पॉल्यूट हो रहा है। हमारा जो मराइन इकोसिस्टम है, हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको नुकसान देखने को मिल रहा है। एक एग्जाम्पल मराइन पॉल्यूटेंट का क्या है, PAH, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एग्जाम्पल है मराइन पॉल्यूटेंट का। बहुत सिंपल और इजी सी बात है। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन, और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है ये भी नाम से क्लियर है। देखो, कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो अगर एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक लेवल तक मूव करते हैं तो उनका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता है, उनका जो अमाउंट है वो और ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है। कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो अगर एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक मूव करते हैं तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है। ये जो पॉल्यूटेंट्स की टेंडेंसी है इसी को क्या बुलाया जाता है, इसी को बायो मैग्निफिकेशन बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो जब किसी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक मूव करते हैं तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। ये जो टेंडेंसी है पॉल्यूटेंट्स की,
इसी को क्या बुलाया जाता है? बायोमैग्निफिकेशन बुलाया जाता है। या फिर दूसरे तरीके से अगर कहें, जब पॉल्यूटेंट्स किसी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक मूव करते हैं तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैग्नीफाई होता है, वो इंक्रीज होता है, और इसी टेंडेंसी को क्या बुलाया जाता है? बायोमैग्निफिकेशन बुलाया जाता है। अच्छा, बायोमैग्निफिकेशन कब देखने को मिलेगा? बायोमैग्निफिकेशन तब देखने को मिलेगा जब पॉल्यूटेंट जो है वो लॉन्ग लिव्ड है। अगर कोई पॉल्यूटेंट ऐसा है जो कि शॉर्ट लिव्ड है, जो कि बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर उसको सब्सटेंशियल टाइम ही नहीं मिलेगा मैग्नीफाई होने के लिए, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक मूव करने के लिए। तो पॉल्यूटेंट जो है वो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए। दूसरा, पॉल्यूटेंट जो है वो मोबाइल होना चाहिए। अगर कोई पॉल्यूटेंट ऐसा है जो कि किसी फिक्स्ड लोकेशन पे ही देखने को मिलता है और मूव नहीं करता है, तो इस पॉल्यूटेंट का जो डैमेज है वो कम देखने को मिलेगा, बिकॉज ये मूव नहीं करेगा, ये एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉल्यूटेंट मोबाइल है तो वो बहुत आराम से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक चला जाएगा और मैग्नीफाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जो पॉल्यूटेंट है वो फैट सॉल्युबल होना चाहिए। देखो, अगर कोई पॉल्यूटेंट वाटर सॉल्युबल है तो बहुत जल्दी ह्यूमन बॉडी से वो निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई पॉल्यूटेंट फैट सॉल्युबल है तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक लंबे टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करेगा और उसकी वजह से ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। पॉल्यूटेंट जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। देखो, किसी भी पॉल्यूटेंट को बायोमैग्नीफाई होने के लिए, बायोमैग्निफिकेशन के अकर होने के लिए, जो पॉल्यूटेंट है वो लॉन्ग लिव्ड होना चाहिए, वो मोबाइल होना चाहिए, वो फैट सॉल्युबल होना चाहिए, और वो बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए। बहुत सिंपल और इजी सी बात है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है डीडीटी। ये जो डीडीटी है ये फूड चेन के थ्रू ट्रेवल करता है और एनर्जी लेवल्स को हार्म करता है। और इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे जैसे हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक जाते हैं तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता है। ये जो बायोमैग्निफिकेशन है ये सभी इकोसिस्टम्स में देखने को मिलता है और सभी फूड चेन्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमैग्निफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे कोई जू प्लैंक्टन है, ये जो जू प्लैंक्टन है इसने, मान लेते हैं, किसी पॉल्यूटेंट को, किसी टॉक्सिक केमिकल को कंज्यूम किया। ये जो जू प्लैंक्टन है इसको खाएगी कोई छोटी फिश, ये जो छोटी फिश है इसको खाएगी कोई बड़ी फिश, ये जो बड़ी फिश है इसको खाएगा कोई ह्यूमन बीइंग या खाएगी कोई बर्ड। और जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ये जो पॉल्यूटेंट है ये बायो मैग्नीफाई करता जाएगा, इसका बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा। ये जो इमेज है ये इमेज दिखाती है बायो मैग्निफिकेशन को, डीडीटी के बायो मैग्निफिकेशन को। देखो, पानी में मान लेते हैं किसी एग्रीकल्चरल फील्ड से डीडीटी आया और उसकी क्वांटिटी बेहद कम थी, लेकिन जब इस पानी को जू प्लैंक्टन ने कंज्यूम किया तो ये जो डीडीटी है ये बायो मैग्नीफाई हो गया और इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। जब इस जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश ने कंज्यूम किया तो ये जो डीडीटी है ये और ज्यादा बायो मैग्नीफाई हो गया। जब इस स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने कंज्यूम किया तो ये जो डीडीटी है ये और ज्यादा बायो मैग्नीफाई हो गया। और इस तरीके से ये जो बायो मैग्निफिकेशन है ये देखने को मिलता है। इजी और सिंपल सी बात है। देखो, दो टर्म्स हैं, एक है बायो एक्यूमुलेशन, नाम से ही क्लियर है, जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो उसको बुलाया जाता है बायो एक्यूमुलेशन। और बायो एक्यूमुलेशन कब देखने को मिलता है? बायो एक्यूमुलेशन तब देखने को मिलता है जब रेट ऑफ केमिकल इनटेक इज मोर देन द रेट एट विच द ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट द सब्सटेंस। तो इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बायो एक्यूमुलेशन बुलाया जाता है। और दूसरा हमने बात की बायो मैग्निफिकेशन के बारे में। कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जब वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल की तरफ मूव करते हैं तो उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैग्नीफाई होता है, वो इंक्रीज होता है। ये जो टेंडेंसी है पॉल्यूटेंट्स की, इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को बायो मैग्निफिकेशन बुलाया जाता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़े उससे पहले
वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है और बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब बात आती है बायोटिक इंटरेक्शन के बारे में। अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड करते हैं, किसी न किसी तरीके से इंटरलिंक्ड होते हैं, किसी न किसी तरीके से इंटरडिपेंड करते हैं। ये जो इंटरेक्शन देखने को मिलता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ये फंडामेंटल है फॉर द सर्वाइवल, ये फंडामेंटल है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। और ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये जो इंटरेक्शन देखने को मिलता है, ये कई तरीके का देखने को मिलता है। किन किन तरीके का इंटरेक्शन देखने को मिलता है? एक देखने को मिल सकता है म्यूचुअलिज्म। और म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशी को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को भी फायदा होता है। दो स्पीशीज हैं, उन दोनों स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है कि दोनों ही स्पीशीज को उस इंटरेक्शन का फायदा हो रहा है। दूसरा होता है कमेंसलिज्म। और कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि जब दो स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शन होता है तो एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर तीसरा होता है कंपटीशन। और कंपटीशन में क्या होता है, दोनों ही स्पीशीज को नुकसान भुगतना पड़ता है। ऐसा इंटरेक्शन जहां पे दोनों ही स्पीशीज को नुकसान भुगतना पड़ता है उसको बोला जाता है कंपटीशन। फिर होता है प्रीडेशन। और प्रीडेशन में क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान होता है। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान होता है उसको बुलाया जाता है प्रीडेशन। फिर अगला होता है पैरासिटिज्म। और ये जो पैरासिटिज्म होता है इसमें भी एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को नुकसान होता है। फिर एक होता है अमेंसलिज्म। और अमेंसलिज्म में एक स्पीशीज को नुकसान होता है और दूसरी स्पीशीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीशीज को नुकसान होता है और दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या बुलाते हैं, उसे बुलाते हैं अमेंसलिज्म। और एक होता है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में दोनों ही स्पीशीज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों ही स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ता उसे बुलाया जाता है न्यूट्रलिज्म। देखो एक बार फिर से, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों ही स्पीशीज को फायदा होता है। कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों ही स्पीशीज को नुकसान होता है। प्रीडेशन में क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी को नुकसान होता है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी को नुकसान होता है। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को नुकसान होता है और दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, दोनों ही स्पीशीज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों ही स्पीशीज को फायदा होता है। इसका बढ़िया एग्जांपल है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो पॉलिनेटर होता है उसको फूड मिल जाता है और जो प्लांट होता है वो रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो पॉलिनेटर की जो फूड की नीड है वो फुलफिल हो जाती है और जो प्लांट होता है उसकी जो रिप्रोडक्शन की नीड है वो फुलफिल हो जाती है। मतलब इस इंटरेक्शन में दोनों ही स्पीशीज को फायदा हो रहा है। ये एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म का एक एग्जांपल और क्या है, ऑस्ट्रिच और जेब्रा। ऑस्ट्रिच जो है उसकी आईसाइट पुअर होती है लेकिन उसकी स्मेल करने की जो पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। और जो जेब्रा होता है उसका जो स्मेल करने का सेंस है वो बहुत पुअर होता है लेकिन उसकी आईसाइट बढ़िया होती है। तो आमतौर पे ऑस्ट्रिच और जेब्रा जो हैं वो एक दूसरे के साथ में देखने को मिलते हैं बिकॉज ये दोनों एक दूसरे की नीड को फुलफिल करते हैं। तो दोनों स्पीशीज को एक दूसरे से फायदा होता है। ये कैसा इंटरेक्शन है, म्यूचुअलिज्म है।
फिर दूसरा कमेंसलिज्म, और कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को तो फायदा होता है और दूसरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल काउ डंग है और बीटल्स हैं। काउ डंग जो है वो बीटल्स के लिए फूड का काम करता है और शेल्टर का काम करता है, लेकिन बीटल्स का कोई भी इम्पैक्ट जो है वो काउस पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये कैसा इंटरेक्शन है, ये कमेंसलिज्म है, जहां पे एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और दूसरी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर तीसरा होता है कंपटीशन, और कंपटीशन में दोनों ही स्पीशीज को नुकसान होता है। कंपटीशन में दोनों ही स्पीशीज को नुकसान होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई दो ऐसी स्पीशीज हैं जो कि सेम फूड खाती हैं, जो कि सेम खाना खाती हैं, तो इन दोनों स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होगा और इस कंपटीशन का नुकसान दोनों ही स्पीशीज को भुगतना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वुल्व्स होते हैं और बियर्स होते हैं, इनका जो फूड होता है वो सेम होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में कंपटीशन में होते हैं। फिर इसके बाद है प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी जो है उसको नुकसान होता है। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी को नुकसान होता है। यहाँ पे गलती से अनअफेक्टेड लिख दिया गया है। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को फायदा होता है लेकिन दूसरी को नुकसान होता है। प्रीडेशन का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल एक फिश जो है वो दूसरी फिश को मारती है और कंज्यूम करती है। एक फिश जो है वो दूसरी फिश पे प्रीडेट करती है, उसको मार के उसको कंज्यूम करती है। फॉर एग्जाम्पल जो टाइगर शार्क होती है वो ग्रीन सी टर्टल के ऊपर फीड करती है, इसको क्या बुलाया जाता है, इसको प्रीडेशन बुलाया जाता है। और पैरासिटिज्म क्या होता है, जो टिक्स होते हैं वो कैटल के ब्लड के ऊपर फीड करते हैं। गायों में, भैंसों में आपने देखा होगा एक छोटा सा कीड़ा होता है जो कि उनकी बॉडी से लगा रहता है और उनके खून को सोखता रहता है, उनको क्या बोलते हैं, उनको टिक्स बोलते हैं। अब ये जो रिलेशनशिप है इसमें टिक्स को तो फायदा हो रहा है लेकिन जो कैटल है उसको नुकसान हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको पैरासिटिज्म बोलते हैं। फिर अमेंसलिज्म, और अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को नुकसान होता है और दूसरी अनअफेक्टेड रहती है। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को नुकसान होता है और दूसरी जो है वो अनअफेक्टेड रहती है, उसको कोई नुकसान नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल एक लार्ज ट्री है, इस लार्ज ट्री की शेड में कोई स्मॉल प्लांट है, ये जो स्मॉल प्लांट है इसको तो नुकसान होगा लेकिन ये जो लार्ज ट्री है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक जो स्पीशीज होती है उसको नुकसान होता है और दूसरी जो स्पीशीज होती है वो अनअफेक्टेड रहती है। और फिर लास्ट है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में दोनों ही स्पीशीज को ना तो नुकसान होता और ना ही फायदा होता। बेहद सिंपल और इजी सी बात है। बायोटिक इंटरेक्शंस किस तरीके के दिखते हैं होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। इजी सेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, बायोटिक इंटरेक्शंस किस तरीके से देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे इनका काम आएगा और एग्जाम में भी ये रेफरेंस के तौर पे काम आ जाती हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।